ओके नाउ, सो टॉपिक ऑफ द डे इज पैकेट फ्लो। देखिए पैकेट फ्लो का मतलब क्या है कि जब हम डेटा सेंड करते हैं नेटवर्क में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो वो डेटा किस तरीके से आपके सिस्टम से निकलता है और कैसे डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। तो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। यानी जो आज जो हम लोग बेसिकली करते हैं पिंग को, ठीक है, आपको पता है कि जब भी अपने नेटवर्क में कुछ चीज़ें अगर हम टेस्टिंग करते हैं एज नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिंग करते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट देना। तो पैकेट फ्लो में आज हम दो प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे आईसीएमपी के बारे में और दूसरा बात करेंगे हम आर्प के बारे में। देखना इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरव्यू में आईसीएमपी और आर्प इन दोनों प्रोटोकॉल के बारे में आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि क्या होता है आईसीएमपी, क्या होता है आर्प, ठीक है। तो 100%, ठीक है। आप म्यूट कर लीजिए, सिर्फ सुनेंगे आप लोग, जब पूछूंगा डाउट्स के लिए तभी बोलना है, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए फ्लो बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पैकेट फ्लो का मतलब है कि मैं PC1 से जब PC2 को पिंग करूँगा, तो पिंग करने से क्या होगा, मुझे रिप्लाई मिलेगा, है ना। अगर मैं एग्जांपल में अपना रियल सिस्टम पे जाऊँ और मैं किसी मशीन को अगर मैं पिंग करता हूँ, लेट्स से इंटरनेट पे एक आईपी है 8.8.8.8 ये आपका आईपी एड्रेस गूगल का डीएनएस एड्रेस है, तो इसको अगर मैं पिंग करूँ तो मुझे रिप्लाई मिल रहा है। अब इस जो रिप्लाई मुझे मिल रहा है तो मेरे सिस्टम से कैसे पैकेट जनरेट हुआ, कैसे उस सिस्टम तक पहुंचा, उस सिस्टम ने मुझे कैसे रिप्लाई किया, तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस पैकेट फ्लो से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा आईसीएमपी और आर्प के बारे में, ठीक है। तो टास्क क्या रहेगा कि हम PC1 से क्या करेंगे, PC2 को पिंग करेंगे। तो जब मैं PC1 से PC2 को पिंग करूंगा तो पैकेट कैसे जनरेट होगा, कौन सा पैकेट जनरेट होगा वो बात करेंगे, ठीक है। तो PC1 का आईपी एड्रेस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10.0.0.1। और PC2 का आईपी एड्रेस क्या है, एक बार म्यूट कर लें, PC का अनम्यूट है, प्लीज़ म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें, क्लास डिस्टर्ब होती है। तो PC1 का जो आईपी एड्रेस है वो 10.0.0.1 है, PC2 का आईपी एड्रेस 10.0.0.2 है। तो PC1 से जब PC2 को पिंग करोगे तो क्या होगा, तो मेनली दो प्रोटोकॉल हमारे पास यूज होते हैं इस पिंग के पैकेट के अंदर। जब हम किसी मशीन को पिंग करते हैं तो दो मेन प्रोटोकॉल यूज होता है, एक होता है आईसीएमपी, दूसरा होता है आर्प। तो आईसीएमपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि हम यूज करते हैं पिंग के टाइम पे, ठीक है। और आर प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसका काम है नेटवर्क में मैक एड्रेस को फाइंड करना। तो बिफोर आई स्टार्ट इज दिस थिंग, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये मैक एड्रेस क्या होता है। तो पहले मैक एड्रेस को पढ़ते हैं और उसके बाद वापस आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो देखो, नेटवर्क में तीन तरह के एड्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो एड्रेस है वो हमारा होता है पोर्ट एड्रेस। सिर्फ सुनेंगे, अभी आप लोग कुछ भी चीज़ नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट जब डाउट होगा पूछूंगा। पोर्ट एड्रेस, एक होता हमारे पास आईपी एड्रेस, और एक होता हमारे पास मैक एड्रेस। पोर्ट एड्रेस आपकी सर्विसेज के लिए होता है, टू आइडेंटिफाई द सर्विसेज। पोर्ट एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई द सर्विसेज। आपको मालूम है जैसे कि पोर्ट नंबर 80 हमारा एस के लिए होता है, हमने पढ़ा चुका हूँ मैं। 443 हमारा एस के लिए होता है। टेलनेट के लिए हमारा 23 पोर्ट नंबर होता है। 22 पोर्ट नंबर हमारा SSH के लिए होता है। तो दीज आर द पोर्ट नंबर, राइट। ये पोर्ट एड्रेसेस बोलो, ये पोर्ट नंबर बोल लो। इनको किस लिए यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है सर्विसेज के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा है आईपी एड्रेस। आपको भी मालूम है आईपी एड्रेस का यूज़ होता है। आईपी एड्रेस का यूज़ होता है नेटवर्क में किसी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए, टू आइडेंटिफाई द डिवाइस इन द नेटवर्क। तो एक नेटवर्क के अंदर किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपका आईपी एड्रेस होता है, मीन्स लोकेशन फ्रॉम डेस्टिनेशन पे मुझे डेटा भेजना है तो मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। मैक एड्रेस बेसिकली यूज होता है टू आइडेंटिफाई, अगेन इसको भी यूज किया जाता है, टू आइडेंटिफाई द डिवाइस इन द सेम नेटवर्क, लोकल नेटवर्क के अंदर। और आईपी एड्रेस का यूज होता है डिफरेंट नेटवर्क में सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो पहले हम बात करते हैं कि डियर मैक एड्रेस क्या होता है। तो अब हम बात करने वाले हैं मैक एड्रेस के बारे में। मैक एड्रेस,
तो देखो मैक एड्रेस जो होता है ये आपका इट इज अ 48 बिट हेक्सा डेसिमल नंबर। तो जो आपका मैक एड्रेस होता है वो आपके 48 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जैसे आईपी एड्रेस 32 बिट का डॉटेड डेसिमल नंबर होता है, 192.168 टर्न करके होता है। लेकिन मैक एड्रेस हमारा कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। बट ये किस पे रिप्रेजेंट किया जाता है? हेक्साडेसिमल में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हेक्साडेसिमल में अगर हम बात करें कि क्या होता है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा मैक एड्रेस होता है 48 बिट का होता है, टोटल जो है 48 बिट का होता है, बट इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। मैक एड्रेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला OUI प्लस वेंडर स्पेसिफिक और वेंडर डिफाइंड सीरियल नंबर। अभी बात करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर तो 48 बिट का होता है मैक एड्रेस, तो 24 बिट OUI के लिए होता है, OUI, और प्लस 24 बिट जो होता है वो सीरियल नंबर में रिजर्व होता है, वेंडर सीरियल नंबर, वेंडर सीरियल नंबर, ठीक है। अब OUI का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब है कि जो पर्टिकुलर मैक एड्रेस है वो किस कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, उस ऑर्गेनाइजेशन को फाइंड करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी देखिए, जब भी कोई कंपनी, चाहे वो HP हो, चाहे वो लिनोवो हो, ठीक है, चाहे डेल हो, ये डिवाइसेस क्या करती हैं, ये कंपनी क्या करती है, सॉरी, डिवाइसेस बनाती है। जैसे लैपटॉप हो गया, सर्वर हो गए, डेस्कटॉप, स्विचेस, राउटर्स, ये कंपनी डिवाइसेस बनाती हैं। और हर डिवाइसेस के अंदर उनको क्या चाहिए होता है? लैन कार्ड चाहिए होता है, लैन कार्ड, या उसको हम NIC कार्ड भी बोलते हैं, NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो जो आपका लैन कार्ड या जो NIC कार्ड होता है उसमें एक एड्रेस मेंशन होता है जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस आप कॉन्फ़िगर खुद नहीं करते हो, ये पहले से कंपनी आपके डिवाइस पे लगा के देती है, ठीक है। जैसे हमारे फ़ोन के अंदर IMI नंबर होता है। IMI नंबर क्या है? उस फ़ोन की आइडेंटिटी है, और उस फ़ोन के अंदर जो आपका सिम कार्ड है वो आपकी आइडेंटिटी है, राइट। तो एक डिवाइस के ऊपर हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं जिससे उस बंदे की आइडेंटिटी यानी लोकेशन की आइडेंटिटी, पर्टिकुलर जो नंबर है वो किस लोकेशन से, किस कंट्री से बिलोंग करता है, लेकिन वो फ़ोन किसके नाम पे रजिस्टर्ड है ये आपका IMI नंबर बताता है। तो IMI नंबर आपके उस फोन की, उस डिवाइस की आइडेंटिटी है, राइट। तो इसी तरीके से जो आपका मैक एड्रेस होता है वो आपके उस डिवाइस की आइडेंटिटी है। तो जो मैक एड्रेस आपके सिस्टम को असाइन होता है, जो आपके डिवाइस को असाइन होता है, वो वर्ल्ड वाइड किसी और डिवाइस पे असाइन नहीं होता है। जैसे फोन का IMI नंबर, वैसे ही सिस्टम का मैक एड्रेस, ठीक है। तो जो मैक एड्रेस होता है उसके जो स्टार्टिंग के जो 24 बिट है वो OUI के लिए रिजर्व है, मैंने अभी बताया। और ये बेसिकली कौन बताता है, मतलब कोई भी कंपनी का, जैसे मैक एड्रेस मैं आपको दिखा दूं, 1 मिनट, मैं अपने सिस्टम का मैक एड्रेस दिखाता हूं, IP config/all। तो आपको एक, मेरा इथरनेट कार्ड है दिस वन। तो देखिए मेरे सिस्टम को ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है 192.168.1.8, बट यहाँ पे एक फिजिकल एड्रेस करके ऑप्शन आ रहा है। इस फिजिकल एड्रेस के अंदर ये जो वैल्यू देख रहे हो इसी को बोलते हैं मैक एड्रेस। दिस इज द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस लुक लाइक दिस, ये मैक एड्रेस है। इस मैक एड्रेस के स्टार्टिंग के 24 बिट, ये टोटल कितने बिट का है? 48 बिट का है। 48 बिट का है तो इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं? आपके 12 कैरेक्टर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 24 बिट है तो इसमें जो स्टार्टिंग के जो 12 कैरेक्टर्स हैं
टोटल कितने कैरेक्टर का होता है? 12 कैरेक्टर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 कैरेक्टर का आपका ये एक मैक एड्रेस होता है, और एक जो कैरेक्टर होता है वो 4 बिट का होता है। तो 4 बिट एक कैरेक्टर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 12 कैरेक्टर्स हैं, तो टोटल कितने हो गए? 48 बिट ना। तो इसीलिए जो मैक एड्रेस होता है 48 बिट का होता है। स्टार्टिंग के जो 24 बिट है इसको बोलते हैं हम OUI, और जो लास्ट के 24 बिट हैं इसको बोलते हैं हम सीरियल नंबर। तो ये 24 बिट और ये 24 बिट, ये 24 बिट आपको बताता है कि जो पर्टिकुलर मैक एड्रेस है, ये जो पर्टिकुलर लैन कार्ड है जिस पे ये मैक एड्रेस असाइन कर रखा है, ये किस कंपनी से बिलोंग करता है, विच कंपनी, और से आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मैक एड्रेस है किस कंपनी का है। तो अगर मैं यहां पे इसको कॉपी करूं, ठीक है, मैं किसी वेबसाइट पे चलिए, इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो मैं यहां पे लिखता हूं मैक एड्रेस OUI लुकअप। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, यहाँ पे आप अपना उस स्टार्टिंग के या तो पूरे के पूरे मैक एड्रेस को कॉपी कर लीजिए, या स्टार्टिंग के 24 बिट को, चलेगा, और इसको सर्च पे क्लिक कीजिए। तो ये बता रहा है कि देखिए ये जो स्टार्टिंग के जो 24 बिट बता रहा है ये किस कंपनी के नाम से रजिस्टर है, कंपेल इंफॉर्मेशन कुशान को लिमिटेड, और ये उस कंपनी का एड्रेस है। यानी ये जो मैक एड्रेस है, इस मैक एड्रेस के अंदर ये वाला जो ब्लॉक है ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? आपकी इस कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो अभी इसको ये मिला कहां से, इस कंपनी को ये जो 24 बिट है इसको दिया किसने? तो क्या कोई भी कुछ भी यूज कर सकता है? आंसर है नो। तो इस OUI को जो मैनेज करता है वो है हमारा IEEE। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म मैं हर बार भूल जाता हूं, तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। IEEE फुल फॉर्म, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि OUI प्रोवाइड करती है किनको? दूसरे कंपनी को, ताकि जब भी वो कंपनी एक डिवाइस बनाए उसके अंदर जब NIC कार्ड लगाए तो उस NIC कार्ड के स्टार्टिंग के जो भी ये कैरेक्टर हैं वो उसको यूज करे। इससे क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर लैन कार्ड है वो किस कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है ये आपको यहां पे पता लगता है। तो दिस इज द OUI मींस ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफाई, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो पर्टिकुलर मैक एड्रेस है वो किस कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। मैक एड्रेस आप मैं कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, वो कंपनी की तरफ से ऑलरेडी आपके NIC कार्ड के अंदर लग के ही आता है। बस आपको कमांड देना है ipconfig /all। तो जब विंडोज मशीन के अंदर ये कमांड चलाएंगे तो आपको वहां पे एक फिजिकल एड्रेस करके एक सेक्शन मिलेगा, वहां पे जो होगा वो आपका मैक एड्रेस होगा। और मैक एड्रेस का जो स्टार्टिंग के 24 बिट है वो ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर मैक एड्रेस है किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। सिंपल, ठीक है। अब जब लेट्स से ये जो कंपनी है, अब देखो डेल है, HP है और लिनोवो है, ये जो कंपनियां लैपटॉप्स डेस्कटॉप बनाती हैं और उन पे जो पार्ट्स होते हैं क्या वो भी वही बनाती हैं? आंसर है नो। क्योंकि जब आप किसी लैपटॉप को ओपन करते हो तो उसके अंदर हार्ड डिस्क सैमसंग की लगी होती है, किंगस्टन की आपकी रैम लगी होती है ना, तो CPU आपका इंटेल का लगा होता है। तो आपकी कंपनी जो भी है डेल HP, ये क्या करती हैं? अलग अलग पार्ट्स परचेज करती हैं, ठीक है। लैन कार्ड भी परचेस करेगी, वो वाईफाई कार्ड भी परचेस करेगा, हार्ड डिस्क, रैम, ये सारी चीज़ें पार्ट्स डिफरेंट वेंडर से परचेस करती हैं और अपने पास असेंबल करके लोगों को बेचती हैं, और नाम अपना दे देते हैं कि डेल का लैपटॉप है, लिनोवो का लैपटॉप है, HP का लैपटॉप है। अगर लिनोवो का लैपटॉप तो क्या उसमें रैम लिनोवो का लगता है?
क्या हार्ड डिस्क लेनोवो की लगती है? नहीं, हार्ड डिस्क तो किसी और कंपनी की लगी हुई है। तो जो भी कंपनी आपकी, जिसकी कंपनी का आप लैपटॉप लेते हो, डेस्कटॉप लेते हो, सर्वर मशीनें लेते हो, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो अलग अलग वेंडर से परचेस किए होते हैं। कोई एक कंपनी सारी चीज़ें नहीं बनाती है, रैम भी वही बना रही है, हार्ड डिस्क भी वही बना रही है, ऐसा नहीं है। अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज़ें बनाती है, और ये कंपनीज क्या करते हैं, वहाँ से पार्ट्स को परचेस करती हैं और असेंबल करके बेचती हैं। 1 मिनट देना, 1 सेकेंड। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ जी आयुष जी बताइए। हाँ 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 बिल्कुल। मैं आपको अभी, तो ये कंपनीज अलग अलग पार्ट्स परचेस करती हैं और अपने उसको असेंबल करके बेचती हैं। तो इसी तरीके से जो डेल का लैपटॉप है या लिनोवो का लैपटॉप है, उस पर एक लैन कार्ड लगा होता है। वो लैन कार्ड, लेट्स से अब जैसे मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप लिनोवो का है, तो मेरे लैपटॉप में जो लैन कार्ड लगा हुआ है वो उसका मैक एड्रेस ये था, उसके स्टार्टिंग के 24 बिट को मैंने कॉपी की और मैंने जब सर्च किया तो मुझे ये कंपनी मिला। तो मतलब लिनोवो ने इस कंपनी से लैन कार्ड को परचेस किया और मेरे सिस्टम पे लगा दिया। लेनोवो ने अपने घर पे लैपटॉप में, लेनोवो ने अपने घर पे इस एल कार्ड को नहीं बनाया, एनआईसी कार्ड को उन्होंने इस कंपनी से परचेस किया है। ठीक है, तो ये कंपनी एनआईसी कार्ड बनाती है, और जो भी एनआईसी कार्ड बनाएगी उसके स्टार्टिंग के 24 बिट को ये सेम रखेगी, लास्ट के जो 24 बिट है ये खुद असाइन करेंगी। जो भी नंबर है, ये जो लास्ट के 24 बिट है ये अपनी कंपनी डिसाइड करेगी मुझे यहाँ पे क्या रखना है। बट स्टार्टिंग के 24 बिट ये कहाँ से परचेस करती हैं? IEEE से। तो इस कंपनी ने, देखो आप, मैं, अगर हम इस कंपनी, इस IEEE के बाद जाए बोले कि भाई मुझे मैक एक OUI पर दे दो, ऐसे नहीं देती, क्योंकि ये आपको OUI तभी प्रोवाइड करती है जब आप एक मैन्युफैक्चर कंपनी हो, आप डिवाइसेस बनाते हो। तो ये जो कंपाइल इंफॉर्मेशन कोशान लिमिटेड है, ये क्या करती हैं, ये एनआईसी कार्ड बनाती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं। अब एनआईसी कार्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए? OUI चाहिए। अब OUI कहाँ से परचेस करेगी ये कंपनी? ये जाएगी IEEE के पास। तो IEEE क्या करेगा, उसको ये वाला ब्लॉक दे देगा, ये वाला ब्लॉक दे दिया। अब ये वाला ब्लॉक, अब जो जितने भी एनआईसी कार्ड ये बनाएगा ये कंपनी, उसके स्टार्टिंग के 24 बिट को सेम रखेगा, और उसके बाद ये जो स्टार्टिंग के, जो लास्ट के जो 24 बिट है, ये खुद डिसाइड करेगा यहाँ पे क्या होना चाहिए। जैसे पहला लैंड कार्ड बनाया उन्होंने, और पहले लैंड कार्ड की जो वैल्यू डाली 000001। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये आपका सरदर्दी नहीं है कि ये यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कंपनी कैसे इसको यूज करेगी। ये पहला लैंड कार्ड उन्होंने बनाया, लैंड कार्ड बनाया उन्होंने पहला नंबर, और उन्होंने ये उसका मैक एड्रेस डाल दिया। तो उसके बाद दूसरा दूसरा एक और बनाया उन्होंने, तो उसका फिर मैक एड्रेस क्या रखेगा? 40C2 सेम रहेगा बी, यानी स्टार्टिंग के 24 बिट सेम रहेंगे, बट लास्ट के 0002 हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूसली ये इसमें प्लस 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 होता रहेगा। अब जब ये वाला ब्लॉक टोटल FF, अब ये FF क्या होता है बताऊंगा, FF, जब ये लास्ट के जो 24 बिट है वो FF यानी 6 टाइम अगर ये F हो जाएगा, तब ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे खत्म हो गया। फिर अब इसको और डिवाइसेस बनाने हैं, और एनआईसी कार्ड में और मैक एड्रेस चाहिए, तो ये कंपनी क्या करेगी, फिर से IEEE को कॉन्ट्रैक्ट करेगी और यूँ बोलेगी कि भैया ये जो स्टार्टिंग आपने जो मुझे ब्लॉक दिया था वो खत्म हो गया है, अब मेरे पास और सीरियल नंबर नहीं बचे हैं इसको देने के लिए, तो मुझे प्लीज़ कृपया करके दूसरा मैक एड्रेस दीजिए। तो अब ये क्या करेगा, ये कंपनी को दूसरा मैक एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। लेट्स से 40C3BB, ये वाला ब्लॉक दे दिया। अब इस वाले ब्लॉक के साथ भी फिर नया जो लैंड कार्ड बनाएगा उसका 0001 रखेगा, इस तरीके से चलता रहेगा। तो सरदर्दी आपकी नहीं है इसके अंदर, ये कंपनी की सरदर्दी है, बट चीज़ें कैसे काम कर रही है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये FFF बताया कि मतलब क्या है। तो देखो, जो हमारा मैक एड्रेस है उसमें आपको नंबर्स भी दिख रहे हैं, उसके अंदर आपको कैरेक्टर्स भी दिख रहे हैं, तो इसलिए आपका जो मैक एड्रेस होता है वो अल्फा न्यूमेरिक मिक्स कैरेक्टर के साथ होता है। ठीक है, तो अब यहां पे समझने के लिए एक चीज बताता हूं मैं, 1 मिनट देना। नो, तो जो मैक एड्रेस है वो मैंने बताया आपको 48 बिट का होता है। अब जो मैक एड्रेस है वो किस किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। 1 मिनट, हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट। तो जो आईपी एड्रेस मैंने आपके सामने लिखा था, ये वाला, ये जो आपके सामने मैंने मैक एड्रेस लिखा, ठीक है,
ये मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। मैंने आपको बताया कि जो एक जो कैरेक्टर होता है वो कितने कैरेक्टर का, कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है। एक कैरेक्टर जो मैंने रेड वाला जो मैंने सिलेक्ट किया है वो कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है। तो एवरी इज 4 बिट। तो 4 बिट का मतलब है मिनिमम 4 0 और मैक्सिमम 4 1, यही होगा। तो हेक्साडेसिमल के अंदर जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है एक कैरेक्टर के अंदर वो 0 से लेके 15 तक। क्योंकि आपको बाइनरी अगर आपको याद हो तो बाइनरी के अंदर हमने एक चीज डिस्कस करी थी, फॉर्मूला था हमारा 1 2 4 8 16 32 64 128, 1 2 3 4 5, ये टोटल 8 बिट होते थे। तो 8 बिट के हम लोग नंबर को लेके हम लोग कैलकुलेशन करते थे आईपी की, क्योंकि आईपी 32 बिट का होता था और एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट होते थे। लेकिन जो मैक एड्रेस है उसके अंदर कितने बिट होते हैं, 4 बिट होती है। तो इसलिए हम 1 2 4 8 तक से कैलकुलेट करेंगे। रूल वही रहेगा, रूल नहीं चेंज होगा। यानी अब इसकी कैलकुलेशन इस 4 बिट के अकॉर्डिंग होगी। तो एक बात बताओ, अगर हम चारों के चारों बिट को 0 कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, 0। और अगर हम इन सभी बिट को 1 1 1 1 कर देंगे तो मैक्सिमम कितना बनेगा, 15। तो मैक एड्रेस के एक ऑक्टेट के अंदर एक मतलब एक बिट, ये जो आपका एक प्लेस है इसके अंदर मिनिमम क्या हो सकती है, 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 15। ध्यान रखिएगा, ये रूल मैक एड्रेस के लिए लागू होती है। लेकिन हेक्साडेसिमल में हम चीज़ों को कैसे डिनोट करते हैं वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक नंबर मैं लिख लेता हूँ। अगर हमारे पास डेसिमल में नंबर लिखा हुआ है, उसको हम हेक्सा में कैसे लिखेंगे और वो बाइनरी में कैसे लिखा जाएगा। यानी बाइनरी तो हमें मालूम ही है, लेकिन मैंने हेक्सा, डेसिमल और बाइनरी तीनों में लिख रहा हूँ। तो हेक्साडेसिमल के अंदर जो हमारी 0 है इसको हेक्सा में 0 ही लिखते हैं, बट बाइनरी के अंदर 4 बिट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं 4 बिट के अकॉर्डिंग चलूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे मैक एड्रेस समझा रहा हूँ, आईपी नहीं। तो 0 0 0 0, ये बाइनरी में 0 0 0 होगा, ठीक है। आई होप सो ये सब चीज़ें आपको आती हैं। मैं दोबारा चीज़ रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये डे 1 की क्लासेस थी जब हमने आईपीएस पढ़ा था और बाइनरी कन्वर्जन मैक्सिमम टाइम बता रखा है, तो आपको मालूम है 0 0 क्यों हुआ है। डेसिमल में अगर हम 1 लिखते हैं तो हेक्सा में भी हम 1 ही लिखते हैं, यानी 1 को 1 ही लिखते हैं। लेकिन बाइनरी में 1 को हम कैसे लिखते हैं पता है आपको, 1 2 4 8 वाली वैल्यू के हिसाब से चल रहे हैं। 2 है तो 2 ही लिखेंगे, हेक्सा में भी 2 ही लिखेंगे। और इसमें 2 कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0। 3 कैसे लिखेंगे, लाइक दिस, इसमें भी 3 हेक्सा में ऐसे ही लिखते हैं, बाइनरी में ऐसे लिखते हैं। 4 4 और 0 1 0 0, ये 4 डेसिमल में है, बाइनरी में सॉरी। डेसिमल में 5 हम ऐसे लिखते हैं, हेक्सा में 5 ऐसे लिखते हैं, और बाइनरी में 5 4 1 ऐसे लिखते हैं। ऐसे अगर हमें 6 लिखना है तो 6 ऐसे लिखेंगे, हेक्सा में भी 6 ऐसे लिखते हैं। बाइनरी में 6 कैसे लिखते हैं, 4 and 2। 7, इसमें भी 7 ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 7 कैसे लिखते हैं, 4 2 1। 8 8, बाइनरी में 8 ऐसे लिखते हैं हम लोग। देन ये हमारा 9 है, डेसिमल में भी हम 9, हेक्सा में भी 9 हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी हेक्सा में भी 9 हम ऐसे लिखते हैं। और 9 को हम इसमें कैसे लिखते हैं, 8 1 9। लेकिन अगर हम बात करें 10, डेसिमल में हम 10 ऐसे लिखते हैं, लेकिन हेक्सा में 10 हम ऐसे नहीं लिखेंगे। 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है ए, यानी हेक्सा में 10 को हम कैसे लिखते हैं, ए का मतलब है ये 10 है। और बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं, 8 2 10, ठीक है। 11 हम इसको लिखते हैं बी से, और इधर 11 क्या होता है, 8 2 1। नाउ 12 सी लिखते हैं, और इधर 8 4
ये 12 बाइनरी में है। 13 को बाइनरी डेसिमल में ऐसे लिखते हैं, बट इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर डेसिमल में हम 13 लिखेंगे तो 8 4 12 एंड 1 13। 14 ई से रिप्रेजेंट करते हैं तो 8 4 12 12 to 14 एंड देन 15। 15 मतलब एफ, और इधर 1 1 1 1। तो भर गई ना पूरी, मैक्सिमम मैक्सिमम 1 1 1 1 और मिनिमम 0 0 0 0। तो हेक्साडेसिमल के अंदर एक में मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 15। तो 15 को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, 14 को हम ई से लिखते हैं, इसको डी से, ये सी से, ये बी से और ये ए से, यानी 10 डेसिमल में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, ये 10 है। अब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। ये हमारा डेसिमल में नंबर में 10 है। इसी को अगर मुझे इंग्लिश में लिखना हो तो हम 10 ऐसे लिखते हैं, हिंदी में लिखना हो तो हमें 10 लिखना होता है ना। बाइनरी में लिखेंगे तो 8 8 10 डेसिम बाइनरी में लिखेंगे। अगर इसी को हमें हेक्सा में लिखना है तो ए। तो नंबर तो 10 वही है, बट डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये हेक्साडेसिमल लैंग्वेज है। तो हेक्साडेसिमल के अंदर 10 को हम ऐसे लिखते हैं, हिंदी में 10 को हम ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में 10 को हम ऐसे लिखते हैं, मराठी में और लैंग्वेज में लिखते हैं, गुजराती में अलग लिखेंगे। तो लैंग्वेज चेंज होने से कैरेक्टर चेंज होते हैं, बट नंबर्स तो वही है, 10 का 10 एग्जैक्टली। तो सिर्फ ये चीज़ समझना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो बाइनरी डेसिमल के अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर सॉरी, आपकी 0 से लेके वैल्यू कितनी होती है एफ। यानी जो मैंने मैक एड्रेस आपको सामने लिखा था, इसमें कोई भी कैरेक्टर अगर आप उठा लें, 0 हो सकता है और मैक्सिमम एफ हो सकता है। हालांकि मेरे इसमें एफ नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट मैक्सिमम एफ हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। इसमें 0 भी दिख रहा है आपको, 4 भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, डी भी है यहाँ पे। तो अगर मैं ये जो मेरा मैक एड्रेस है, 1 मिनट, क्या हो गया, हाँ, ये जो मेरा मैक एड्रेस है, ये मैक एड्रेस लिखा हुआ है आपका हेक्साडेसिमल में। लेकिन अगर मुझे इस मैक एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो एक और चीज, मैक एड्रेस की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं पहले, तो मैक एड्रेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं 2 2 के पेयर में लिखे हुए हैं, यानी 2 2 लिखे हुए नंबर 40, फिर बीच में सेपरेट करने के लिए एक हाइफन माइनस का साइन लगा रखा है। ये तरीका भी है। दूसरा तरीका भी हमारे पास, इसे मैक एड्रेस को यहाँ पे कॉलन से डिनोट किया जाता है। यानी आपको किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, देखो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैक एड्रेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन होंगे 12 कैरेक्टर ही, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, 12 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और इधर भी इस तरीके से, यानी कॉलन से इसको डिनोट किया गया है। कहीं पे आप देखोगे कि जो ये 2 2 के पेयर में है, किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मैक एड्रेस इस फॉर्मेट में मिलेगा, यानी 4 4 के पेयर में, और उसको डिवाइड किया जाएगा, 1 मिनट, उसको डिवाइड किया जाएगा कॉलन से, ऐसे 4 4 के ग्रुप में होंगे। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है तो 12 कैरेक्टर, बट द डिफाइन विन 4। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैक एड्रेस को डिनोट किया जाता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। कई जगह पे आपको यही मैक एड्रेस इस फॉर्मेट में मिलेगा, मैं आपको सारे दिखाऊंगा, टेंशन नहीं है। यहाँ पे डॉट होगा, सिंगल डॉट। तो ये आपके 4 तरीके हैं। इस तरीके से भी मैक एड्रेस दिखेगा आपको, इस तरीके से भी मैक एड्रेस दिखेगा आपको, इस तरीके से मैक एड्रेस दिखेगा, इस तरीके से। अब मैक एड्रेस को हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी बुलाते हैं, ठीक। जैसे कि कई ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मैक एड्रेस करके लिखा हुआ आएगा, किसी में आपको फिजिकल एड्रेस के नाम से मिलेगा, आपको कहीं पे आपको हार्डवेयर एड्रेस के नाम से रिप्रेजेंट होगा, कहीं पे आपको बर्न इन एड्रेस के नाम से प्रेजेंट होगा, BIA शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। कहीं पे आपको लेयर 2 एड्रेस, क्योंकि मैक एड्रेस लेयर 2 पे चलता है, आपको बताया था OSI मॉडल में। तो एक ही एड्रेस के इतने सारे नामों से जानते हैं हम लोग, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, बर्न इन एड्रेस, लेयर 2 एड्रेस, दीज आर द
डेटा लिंक लेयर एड्रेस, डेटा लिंक लेयर एड्रेस मीन्स मैक एड्रेस की बात हो रही है। तो एक ही चीज के इतने सारे नाम हैं और रिप्रेजेंटेशन के इस तरह के तरीके हैं। तो ये जो मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है, दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर। लेट मी लाइट इन हियर अगेन। अब इस हेक्साडेसिमल को अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? हालांकि कोई करने के लिए बोलेगा नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि आपके सामने एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखा है, उसके अंदर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे? तो ये यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो एक कैरेक्टर होता है वो 4 बिट का होता है, तो 4 बिट के अकॉर्डिंग ही आपको कन्वर्जन करना है। तो 4 की बाइनरी क्या होगी? 0 1 0 0। 4 की बाइनरी यही होगी। 0 की बाइनरी क्या होगी? 0 0 0 0। तो यानी ये आपका 4 है और ये आपका 0 है, तो ये 4 0 की बाइनरी है। सी कितना नंबर होता है? ए हमारा 10 होता है, बी हमारा 12 होता है, सॉरी 11 होता है, और सी हमारा 12 होता है। ए हमारा कितना होता है? अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूँ, क्लियर कर दूँ, क्योंकि भूलो, ताकि आप भूले नहीं। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 11, सी इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू 13, ई इज इक्वल टू 14 एंड एफ इज इक्वल टू 15। ये आपको याद रखना, बाकी 1 to 9 तो सेम ही है। तो यहाँ पे नंबर कितना है? सी का मतलब क्या है? 12। 12 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 1 1 0 0 एंड अगेन 2 है तो 0 0 1 0, तो दिस इज द 12। बी का मतलब क्या है? 11। तो 11 की बाइनरी क्या होगी? 8 4 नहीं लेंगे, 2 और 1 लेंगे, तो दिस इज द 11। और लास्ट में क्या है? ए का मतलब 10 है, तो 8 4 2 0, तो दिस इज द, ये जो नंबर है ये आपका बी ए है। बी का मतलब कितना नंबर है? 11। तो यहाँ पे 11 को बाइनरी में कन्वर्ट किया, और ए मतलब 10 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। ये सब चीज़ आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद बी फोर क्या? अगेन 11, तो 8 अगेन 8 4 हम नहीं लेंगे, 2 और 1 लेंगे, और उसके बाद क्या? 4 की बाइनरी क्या होगी? 0 1 0 0, तो दिस इज द 4। डी की बाइनरी क्या होगी? 13 का मतलब है 8 4 1, 13 हुआ, और 6 है तो 0 4 2 1, तो दिस इज द डी एंड दिस इज द 6। तो ये बाइनरी में हो गया। बाकी क्या है? 4 6। 4 की बाइनरी क्या होगी? 0 4 0 0, यहाँ पे 4 की बाइनरी होगी। 6 की बाइनरी क्या होगी? 8 4 2 1, तो दिस इज द बाइनरी। यानी इस, ये आपका हेक्साडेसिमल में है, और नीचे वाला हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? बाइनरी में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो अगर हेक्सा में लिखा हो, बाइनरी में उसको कन्वर्ट करना हो तो कर लेंगे आप। विपिन आपको भी क्लियर है? इजी है बिल्कुल, जो हमने पढ़ा था वही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं। बस पहले हम 8 के हिसाब से कर रहे थे, अब 4 के हिसाब से, क्योंकि आईपीएस 8 बिट में एक ऑक्टेट में 8 बिट होते हैं, बट यहाँ पे 4 होते हैं, तो इसलिए उसके हिसाब से हमने चला। तो दिस इज द बाइनरी। तो आपको पता लग गया कि ये हमारा मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस का ये वाला बिट हमारा OUI होता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, नेटवर्क में अगर मुझे डेटा भेजना है तो 2 एड्रेस कंपलसरी हैं। विदाउट दिस 2 एड्रेसेस द डेटा विल नेवर एवर फॉरवर्ड। अगर मैं एक कंप्यूटर हूँ या एक नेटवर्क में डिवाइस हूँ, तो मुझे किसी डिवाइस को, लेट्स से विपिन भी एक कंप्यूटर है और मैं भी एक कंप्यूटर हूँ, मुझे विपिन को डेटा भेजना है, तो मुझे 2 चीज़ चाहिए, एक आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। बिना आईपी बिना मैक एड्रेस के डेटा आपका नहीं निकलेगा नेटवर्क से, ध्यान रखिएगा। तो अब पैकेट फ्लो पे वापस आते हैं। तो PC1 और PC2 दोनों सेम नेटवर्क में हैं। PC1 से PC2 को हम जब पिंग करेंगे तो 2 प्रोटोकॉल यहाँ पे आपका यूज होगा, एक R प्रोटोकॉल और एक ICMP प्रोटोकॉल। तो हम क्या करते हैं, नेटवर्क में किसी डिवाइस को पिंग करते हैं, तो पिंग क्या है? एक यूटिलिटी है जो कि ICMP प्रोटोकॉल को यूज करती है।
अब आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो है वो कई तरीके के मैसेज जनरेट करती है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे, जब हम पिंग करते हैं किसी डिवाइस को, तो दो मैसेज यूज होता है यहां पे। एक इको रिक्वेस्ट मैसेज और एक इको रिप्लाई मैसेज। यानी जब आप किसी को पिंग करते हैं, जैसे मैं PC1 से PC2 को पिंग करता हूं, तो PC1 क्या करेगा, एक इको रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा और वो भेज देगा PC2 को। जब PC2 उस इको मैसेज को रिसीव करेगी, तो ये PC2 क्या करेगी, PC1 को इको रिप्लाई मैसेज भेजेगी। और जब ये इको रिक्वेस्ट जाता है और इको रिप्लाई आ जाता है, इसका मतलब दिस टू डिवाइस आर कनेक्टेड इन द नेटवर्क। तो ये होता कैसे है, पीछे क्या काम करता है, बात करेंगे। तो जब आप PC1 से PC2 को पिंग करते हो, तो बेसिकली आप कुछ ऐसे लिस्ट करते हो। लेट मी शो यू। अभी से सुनना है आपको, बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। चार पे 5 स्टेप्स है हमारे पास। ये टोटल 5 स्टेप्स हैं जिसमें हमारा एक पैकेट जाएगा और आएगा, ठीक है। तो स्टेप 1 लेके चलते हैं कि स्टेप 1 में क्या होगा। जैसे आप पिंग करते हो PC1 से PC2 को, तो पिंग लिखा आपने 10.1.1.2 10.0.0.2 आपने टाइप किया। तो PC1 सबसे पहले क्या चेक करेगी, तो ये जो PC है, PC के पास एक टेबल होती है, उसको बोलते हैं हम आर्प टेबल। आर्प टेबल। अब ये टेबल में क्या होता है, बेसिकली इस टेबल में इस IP के अगेंस्ट कौन सा मैक एड्रेस है वो आइडेंटिफाई होती है। यानी आपका एक टेबल होता है, उसको बोलते हैं हम आर्प टेबल। इस टेबल में क्या होता है, इस टेबल में IP एड्रेस होता है और उसके अगेंस्ट उसका मैक एड्रेस होता है। यानी इस टेबल के अंदर IP प्लस मैक की इंफॉर्मेशन होती है। तो PC1 से जब आप पिंग करोगे PC2 को, तो PC1 सबसे पहले अपने आर्प टेबल में चेक करती है कि क्या इस IP के लिए मेरे पास मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो बिफोर सेंडिंग द पैकेट, PC1 checks ARP table to see if it is already know the MAC address of 10.0.0.2। मुझे आपको एक पैकेट भेजना है, लेकिन आपको पैकेट भेजने से पहले मुझे आपका मैक एड्रेस चाहिए। IP तो मैंने बता दिया, बट इस IP का मुझे क्या चाहिए, मैक चाहिए। तो मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए एक मशीन कौन सी टेबल देखती है, आर्प टेबल। आर्प टेबल देखने की कमांड ARP-A। किसी मशीन पे जाओगे, जैसे अगर मैं अपना मशीन पे आता हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, ये रियल लैपटॉप है, तो मेरे लैपटॉप में भी मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी। लेट मी शो यू। अगर हम ARP-A करेंगे तो मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही हैं। तो देखो, ये मेरे पास IP एड्रेस है और उसका मैक एड्रेस है। IP एड्रेस है, मैक एड्रेस है, IP एड्रेस है, मैक एड्रेस है, IP एड्रेस है, मैक एड्रेस है। तो हर मशीन का IP और उसका मैक एड्रेस। ये कौन सी टेबल दिखा रहा हूं मैं आपको, आर्प टेबल। कैसे देखते हैं हम आर्प टेबल, ARP-A। ये कमांड नोट कर लेना। कल को अगर मैं पूछूंगा कि हाउ आई कैन सी द आर्प टेबल, तो आपको कमांड्स एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। नॉट कि मैं पूछूंगा तभी, एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ टू सी द आर्प टेबल एंड यू हैव 4 ऑप्शंस, ARP-C, ARP-D, ARP-A, ARP-B, व्हाट इज द राइट आंसर। तो दिस इज द राइट आंसर। और अगर आपने इस पर टिक मार दिया तो 1 नंबर आपके कट गए। और एक एक नंबर मायने रखते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपके 100 में से आपको 85% लाना होता है। तो अगर 100 क्वेश्चन दिए हुए तो 85 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 15 क्वेश्चन गलत हो जाए तो भी आप पास माने जाते हो, लेकिन अगर 85 से 84 नंबर भी अगर आपके, आप फेल माने जाओगे। और पहले क्या होता था, पहले आपको एक ही अटेम्प्ट मिलता था, एक ही अटेम्प्ट मिलता था CCNA के एग्जाम के लिए। CCNA के एग्जाम की फीस $300 है, 91 रुपीज़ का डॉलर हो रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दो 91 को 300 से, उतने नंबर आप पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, तब आप एग्जाम देते हो। और पहले क्या होता था, अगर आप फेल हो गए पहले अटेम्प्ट में, तो दोबारा अटेम्प्ट के लिए आपको अगेन $300 दोबारा पे करने पड़ेंगे। लेकिन अभी क्या है कि आपको एटलीस्ट मेरे ख्याल से 2 या 3 अटेम्प्ट
मिलते हैं। तो पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए तो दूसरे अटेम्प्ट आपको मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सॉरी, नहीं अभी अटेम्प्ट नहीं, अब अभी क्या है कि आपको एक बार में आपको 2 या 3 अटेम्प्ट मिलता है, डिपेंड ऑन द सिनेरियो। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप एक बार सिस्को की वेबसाइट देख लेना, मैं भी दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, कितने अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, बात की बात कर लेंगे, लेकिन आपको मिलते हैं, ठीक है। जब एग्जाम पे जाएंगे तब देखिए, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आपको पे करना होता है $300। अगर आप फेल हो गए तो आपको दूसरा अटेम्प्ट एक बार मिलता है फिर से, विदाउट एनी फीस। लेकिन अगर आप 2 अटेम्प्ट भी फेल हो गए तो तीसरी बार अटेम्प्ट के लिए आपको फिर से $300 पे करने पड़ेंगे। तो वैसे एग्जाम बहुत ईजी आता है, अब बाद में उसके ऊपर में बात करेंगे। तो आपको मैक एड्रेस से वापस घूम के आते हैं, ठीक है। तो PC1 से जब हम PC2 को पिंग करेंगे तो PC1 क्या करेगा, यानी PC1 क्या करेगा, 10.0.0.2 के लिए अपना आर्प टेबल देखेगा और आर्प टेबल के अंदर क्या ढूंढेगा, PC2 का मैक एड्रेस इस IP के लिए। तो अगर PC1 के पास अगर 10.0.0.2 का मैक एड्रेस है तो वो मैक एड्रेस वहां से उठाएगी और इन्फॉर्मेशन ऐड करके भेज देगी, पैकेट को निकाल देगी। लेकिन अगर इफ दैट मैक एड्रेस इफ ऑलरेडी इन द आर्प टेबल, अगर आर्प टेबल में मिल जाता है तो PC1 पैकेट डायरेक्टली भेज देगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन इफ द मैक एड्रेस डज नॉट फाउंड, तो PC1 को मैक एड्रेस चाहिए इसका, तो PC1 क्या करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा। और ये आर्प रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट किया जाता है इस IP के लिए मैक एड्रेस को लाने के लिए। तो आर्प एक ऐसा बंदा है, मान के चलिए कि दिस इज मी एंड दिस इज बिपिन। अब मुझे बिपिन को पैकेट भेजना है, तो बिपिन का मुझे क्या चाहिए, मैक एड्रेस चाहिए। अब बिपिन का मैक एड्रेस मैं कहां पे ढूंढूंगा, अपने आर्प टेबल में। मैंने देखा कि आर्प टेबल में मेरे पास बिपिन का मैक एड्रेस नहीं है, तो मैं बिपिन को पैकेट नहीं भेज सकता। अब मैं क्या करूंगा, तो हमारे पास एक प्रोटोकॉल होता है आर्प। तो मान के चलिए कि जो आयुषी हैं वो आर्प प्रोटोकॉल है। तो आयुषी बोलेगी ओके सर रुकिए, कोई बात नहीं, अगर आपके पास मैक एड्रेस नहीं है तो मैं आपके लिए हेल्प करती हूं। तो आयुषी जाएगी विपिन को पूछने के लिए कि विपिन तुम्हारा मैक एड्रेस क्या है, नयन सर को चाहिए। तो विपिन ने कहा कि मेरा मैक एड्रेस 0B है। तो आयुषी करी थैंक यू, एंड आयुषी मेरे पास आएगी और कहेगी सर इसका मैक एड्रेस 0B है, अब आप डेटा भेजिए। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैक एड्रेस विपिन का ऐड कर दूंगा। तो आयुषी क्या है, आर्प है, एक मीडिएटर है जो हेल्प करेगी मेरे को मैक एड्रेस लाने के लिए विपिन का। ऐसे विपिन जब पैकेट भेजेगा मुझे तो विपिन को भी मैक चाहिए होगा, तो विपिन को मैक चाहिए तो विपिन भी अपना आर्प टेबल देखेगा। अब विपिन के पास अगर मैक एड्रेस नहीं है तो फिर विपिन आयुषी को बोलेगा कि आयुषी मेरे लिए मैक एड्रेस लेकर आओ नयन सर से। तो फिर आयुषी मेरे पास आएगी, सर अपना मैक एड्रेस बताइए, मुझे विपिन को शेयर करना है। तो मैं बताऊंगा मेरा मैक एड्रेस 0A है। तो फिर आयुषी जाएगी विपिन को बोलेगी कि सर का मैक एड्रेस 0A है, लेट्स मी, अब आप पैकेट भेजिए। तो समझ में आया कि आर्प प्रोटोकॉल का काम क्या है, मैक एड्रेस को रिजॉल्व करना। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिखा हुआ है आर्प इज एड्रेस रिलेशनशिप प्रोटोकॉल जो कि फाइंड करता है मैक एड्रेसेस को। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो क्योंकि बिना मैक एड्रेस के मैं डेटा नहीं भेज सकता, ठीक है। तो आर्प आपका तभी जनरेट होगा जब आपके पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं होगा। मैं इसको एक प्रैक्टिकल से समझाऊंगा, 1 मिनट देना, ठीक है। इसको मैं भी यहां पे दिखाना चाह रहा हूं, इस प्रैक्टिकल को, कि वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता। लेट मी टेल यू। तो एक छोटा सा लैब बनाते हैं पैकेट ट्रेसर पे, इसी को बनाते हैं, इसी मशीन PC1 PC2 ले लेंगे। अभी आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं करना, मैं दोबारा बता रहा हूं, सिर्फ इस प्रोसेस को समझा रहा हूं, क्योंकि पैकेट ट्रेसर जब मैं यूज करूंगा तो मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि पैकेट ट्रेसर को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। अभी के लिए सिर्फ फ्लो समझना है। तो मैं एक स्विच ले लेता हूं और 2 कंप्यूटर ले लेता हूं, PC1 एंड PC2 ले लेते हैं। इसका PC2 IP मैक ठीक मशीन है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं। तो ये PC1 है, लेट मी और जूम कर लेते हैं, दैट्स इनफ फॉर राइट नाउ। तो PC1 ये स्विच, ये PC2।
तो PC1 का मैं यहाँ पे IP एड्रेस लिख लेता हूँ 10.0.0.1 और PC2 का मैक एड्रेस IP एड्रेस 0.0.2, जो हमने स्क्रीन पे जो लैब में हमने पिक्चर में ले रखा वही हमने लिया यहाँ पे। PC1 का मैक एड्रेस क्या है, तो PC1 का मैक एड्रेस देखने के लिए आप PC पे चलिए, पहले तो IP एड्रेस असाइन कर दीजिए। तो IP एड्रेस पे गए हम लोग और इसका IP एड्रेस हमने दे दिया 10.0.0.1, क्रॉस कर दीजिए इसको। PC2 पे आया और इसके ऊपर भी हमने डेस्कटॉप पे गए, IP कॉन्फ़िग पे गए और इसका IP एड्रेस हमने दे दिया 10.0.0.2। तो PC1 का IP एड्रेस हमने दे दिया, PC2 का भी IP एड्रेस हमने दे दिया। लेट मी गो टू द PC नंबर 1 एंड से कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे कमांड डालते हैं IP config /all। तो ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अगेन फिजिकल एड्रेस करके ऑप्शन मिल रहा है, तो ये आपके PC1 का मैक एड्रेस है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और स्क्रीन पे लिख लेता हूँ, ये PC1 का मैक एड्रेस है, ठीक है। PC2 का भी मैक एड्रेस निकालते हैं हम लोग, कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं और IP config /all, तो ये PC2 का मैक एड्रेस है। तो ये PC2 का मैक एड्रेस है, ठीक है। इसको कनेक्ट करते हैं, डन। चलिए अब देखिए, अगर मैं PC1 पे आऊं, एक मिनट, मैं PC1 से आने से पहले मैं कुछ चीजें देखना चाहता हूं, 1 मिनट देना। ठीक है, नाउ PC1 पे आते हैं, मैं PC1 कनेक्टेड है, मैं PC1 पे आता हूं और PC1 पे जाके कमांड डालते हैं हम R-A। ये कमांड क्या बता रहा है कि आपके नो आर्प एंट्री फाउंड, मतलब आपके आर्प टेबल में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और ये इन्फॉर्मेशन अपने आप डायनेमिकली अपडेट्स होती रहती हैं, जैसे आप पैकेट भेजेंगे ऐसे ही मैनुअली भी एंट्री कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो मेरे भी लैपटॉप में मैंने ये कमांड डाला था R-A, मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं। अगर मैं R-D कर देता हूं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो प्लीज छोड़ दो अभी के लिए। अभी आप उतने उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि मैं ये सारी चीज़ अभी आपको इन्फॉर्मेशन बता पाऊँ, और आपके लिए अभी विजिबल भी नहीं है। अभी मैं आपको बस आर्ट टेबल दिखाना बता रहा हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ फोकस कीजिए इसके ऊपर, वो क्या चीज़ें हैं, कितनी एंट्री कहाँ से आई, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा और हमें सीखना पड़ेगा चीज़ें, तब मैं उस चीज़ को समझा पाऊंगा। अगर अभी समझाऊंगा तो ऊपर से ऐसा निकलेगा जैसे रॉकेट, पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। मल्टीकास्ट एड्रेस नहीं मालूम है ना, मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है नहीं पता, ये सब चीज़ें तो वेट करो। तो R-A, तो फाइनली स्टार्टिंग में आपके कोई एंट्री नहीं है। तो अब अगर मैं PC1 से पिंग करूंगा, मैं PC1 से पिंग कर रहा हूं PC2 को, ठीक है, पिंग 10.0.0.2, जैसे मैं एंटर मारूंगा तो PC1 क्या करेगा, इस 10.0.0.2 के लिए क्या करेगा, अपना आर्प टेबल देखेगा, और आर्प टेबल में क्या देखेगा कि इसका मैक एड्रेस। तो क्या PC1 के पास 10.0.0.2 का मैक एड्रेस है यहाँ पे, नहीं है ना। तो क्या करेगा, ध्यान रखना, जैसे मैं पिंग करूंगा, जैसे ही मैं पिंग करूंगा, पिंग क्या करता है, आपका ICMP प्रोटोकॉल यूज करता है। तो ये PC1 क्या करेगा, ICMP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए एक मैसेज जनरेट करेगा, जिसको बोलता हम इको रिक्वेस्ट मैसेज। तो ये ICMP का डेटा है, लेकिन इस ICMP डेटा को भेजने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक मुझे डेस्टिनेशन का IP चाहिए और एक डेस्टिनेशन का मुझे मैक एड्रेस चाहिए। सोर्स IP भी चाहिए और सोर्स मैक भी चाहिए। तो PC1 से जब आप पिंग करोगे, जैसे अब ये वाला एंट्री करोगे, एंटर मारोगे, तो PC1 क्या करेगा, पैकेट जनरेट करेगा। पैकेट के अंदर सोर्स IP क्या होगा, 10.0.0.1, क्योंकि पैकेट यही भेज रहा है। और कौन सा पैकेट भेजेगा, इको रिक्वेस्ट पैकेट। सोर्स IP क्या ऐड करेगा, 10.0.0.1। सोर्स मैक क्या यूज करेगा, अपना ये लेट्स से 00E0, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग का ये करेक्टर लिख लिया। डेस्टिनेशन IP, क्योंकि अपने पिंग के अंदर IP बता रखी है, तो IP एड्रेस उठाएगा, ऐड कर देगा। लेकिन अब क्या करेगा, ये इसको चाहिए डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। तो PC1 क्या करेगा, अपना आर्प टेबल देखेगा, कह रहा है नो आर्प एंट्री फाउंड।
तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक मेरे पास क्या है, इनकम्प्लीट, आई डोंट हैव डेस्टिनेशन मैक। तो ये जो आईसीएमपी का पैकेट है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, होल्ड, क्योंकि मुझे इस पैकेट को भेजने के लिए मुझे मैक एड्रेस चाहिए, बट मेरे पास मैक एड्रेस नहीं है, तो पैकेट क्या हो गया, होल्ड हो गया। अब PC1 क्या करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। तो लेट मी शो यू कैसा ही हो रहा है। मैं जैसे ही एंटर मारूंगा, दो पैकेट्स दिख रहे हैं आपको, दो पैकेट्स दिख रहे हैं, एक पर्पल कलर का और एक ग्रीन कलर का। पर्पल कलर का पैकेट पीछे है और ग्रीन कलर का पैकेट आगे है। ऐसा क्यों, ये पैकेट आपका आईसीएमपी का है और ये पैकेट आपका आर्प का है। तो क्योंकि ये पैकेट पीछे हो रखा है, क्योंकि ये पैकेट होल्ड कर दिया सिस्टम ने, बैकएंड पे सिस्टम ने इस पैकेट को होल्ड कर दिया और क्या जनरेट किया, आर्प। अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये वाकई में आर्प है, वाकई में आईसीएमपी है, तो आप अपने कर्सर को इसके ऊपर रखिए, पर्पल वाले पैकेट के ऊपर। कौन सा पैकेट है बताएगा अभी, 1 मिनट। कौन सा पैकेट है गाइस, टेल मी, एवरीवन टेल मी। आईसीएमपी पीछे है ना, इसीलिए क्योंकि ये होल्ड हो गया है। ग्रीन कलर पर कर्सर रखिए, कौन सा पैकेट है बताइए। क्यों आर्प जनरेट कर दिया, क्योंकि PC1 के आर्प टेबल में एंट्री नहीं था इस आईपी के लिए। तो पिंग आर्प जनरेट हुआ। यहां तक सबको समझ में आया, ये लाइन सबको समझ में आई अभी तक, ये वाला ऑप्शन समझ में आया, ये पहला स्टेप कंप्लीट है। अब यही तो हुआ, PC1 से मैंने पिंग किया PC2 को बिफोर सेंडिंग द पैकेट। बिफोर सेंडिंग द पैकेट कौन सा पैकेट, आईसीएमपी का पैकेट। भेजने से पहले PC1 ने क्या चेक किया, आर्प टेबल, क्या देखने के लिए, मैक एड्रेस देखने के लिए, किसका, PC2 का। तो बट मेरे पे क्या लिखा था, नो आर्प एंट्री फाउंड, यही आया था ना। तो मेरे पास PC2 का मैक एड्रेस नहीं है, तो क्या हुआ, PC1 ने, इफ द मैक एड्रेस नॉट फाउंड, तो PC1 ने क्या जनरेट कर दिया, दिखा वहां तक, ये चीज क्लियर है यहां तक, फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। सबको क्लियर है, विपिन, आयुषी जी, कहीं पे कोई डाउट नहीं है, ठीक, ओके। ये फाइल दूंगा, इस फाइल को दोबारा पढ़ना, क्लियर होगा। अब आर्प रिक्वेस्ट कैसा होता है, आर्प रिक्वेस्ट कैसा होता है, पढ़िए और बोलिए। अरे क्या होता, कैसा होता, मैंने सर्कल किया, पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है ये। तो आप ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि नेटवर्क में ये डिवाइस, ये वाला पैकेट किसको मिलेगा, ऑल डिवाइसेस को। ये सुन लो, ऑल डिवाइसेस, ये सुन लो, एवरीवन टेल मी, ये सुन लो, ठीक है। तो अभी मेरे पास 2 ही डिवाइसेस कनेक्टेड है, लेकिन मान के चलते हैं कि मेरे पास और डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। इसका आईपी एड्रेस 10.0.0.3 होता, इसका 10.0.0.4 होता, इसका आईपी एड्रेस 10.0.0.5 होता। तो जब ये आर पैकेट स्विच रिसीव करेगा, तो ये पैकेट कैसा है, कैसा पैकेट, आर्प। ये कौन सा पैकेट है, ये आर्प रिक्वेस्ट पैकेट है। और ये आर्प रिक्वेस्ट पैकेट कैसा होता है, ब्रॉडकास्ट। तो मतलब जब स्विच इस पैकेट को यहां रिसीव करेगा, it will send out all devices, all active devices। तो PC2 को भी ये आर्प रिक्वेस्ट मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, लेकिन ये लोग इस पैकेट को ड्रॉप कर देंगे, सिर्फ ये एक्सेप्ट करेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि PC3, 4 and 5 विल ड्रॉप दिस पैकेट, इस आर्प रिक्वेस्ट पैकेट को ड्रॉप कर देंगे, सुन के भी अनसुना कर देंगे, मिला बट रिस्पॉन्स नहीं किया। एग्जाम्पल के लिए एक बात बताइए, अभी आप लोग इसका आंसर देंगे, मेरे को 1 मिनट देंगे, सब लोग अनम्यूट करेंगे, जो मैं पूछूंगा बताएंगे। विपिन आपको मेरी आवाज आ रही है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने बोला विपिन आपको मेरी आवाज आ रही है, ये ब्रॉडकास्ट था सभी को, मतलब मैंने बोला विपिन आपको मेरी आवाज आ रही है, तो मेरी ये आवाज सब तक पहुंची। आयुषी आपने भी सुना, विनय आपने भी सुना, लेकिन आयुषी बताइए कि आपने मुझे रिप्लाई किया, या विनय आपने मुझे रिप्लाई किया, नहीं किया ना। सुन के भी आपने सुना, आपने सुना, आपको मेरी आवाज पहुंची क्योंकि मैंने ब्रॉडकास्ट किया एक तरीके से, लेकिन नाम मैंने विपिन का लिया, तो विपिन ने कहा ये सर आ रही है। तो करने का मतलब है
कि आयुषी जी को भी मेरा पैकेट मिला, विनय को भी मिला और विपिन को भी मिला, बट विपिन ने मुझे आंसर किया क्योंकि मैंने नाम विपिन का लिया। तो जब आप रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो तो किस आईपी के लिए अपने पैकेट जनरेट किया था? 10.0.0.2 के लिए, हाँ या ना? आपने, तो इसकी आईपी एड्रेस क्या है? इसका आईपी एड्रेस, वन मिनट वन मिनट वन मिनट, तो मैंने, वन मिनट, हाँ, तो पीसी कहाँ गया ये? वन मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ हाँ यहाँ पे था। तो PC3, PC4, PC5 ने क्यों ड्रॉप कर दिया? क्योंकि आप रिक्वेस्ट 10.0.0.2 के लिए था, और आप कौन है? 3, आप कौन है? 4, आप कौन है? 5। तो इसीलिए इन्होंने आप रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर दिया, बट एक्सेप्ट किसने किया? PC2 ने, क्योंकि आप रिक्वेस्ट सिर्फ इसी के लिए था। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? तो नाउ यहां पे देखिए, तो PC1 क्या बोल रहा है सेकंड पैकेट के अंदर? देखिए, PC1 सेंडिंग द ब्रॉडकास्ट मैसेज, पूछ रहा है हु हैज 10.0.0.2 टेल मी, मुझे बताएं कौन है 10.0.2, मुझे मैक एड्रेस चाहिए आपका। तो बेसिकली जब ARP रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट होता है ना, तो उस ARP रिक्वेस्ट पैकेट के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है। अभी आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें, डोंट वरी। सोर्स आईपी पैकेट ARP रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है? 10.0.0.1 पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? 10.0.0.2 को। सोर्स मैक PC1 का मैक एड्रेस, बट डेस्टिनेशन मैक क्या है मेरा? टेल मी। 12 टाइम F। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? 12 टाइम 12 टाइम F का मतलब है ये आपका एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस लेयर 2 का है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस कौन से लेयर का है? ये लेयर 2 का, क्योंकि हम मैक एड्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं, और मैक एड्रेस कौन से लेयर पे काम करता है? लेयर 2 पे, हमने डिस्कस किया था। और आईपी एड्रेस लेयर 3 पे, और पोर्ट एड्रेस लेयर 4 पे। ये सुन लो, तो मैक एड्रेस की बात करें तो इसलिए ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो यहाँ पे सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक PC1 अपना लगाएगा, डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट मतलब 12 टाइम F। क्लियर होनी चाहिए? यस और नो? यस और नो? तो मैं दिखा देता हूं कि ARP पैकेट के अंदर यही, तो मैं इस पैकेट को ओपन करता हूं। इस पहले ये जो आपका ARP पैकेट है ग्रीन वाला, इस पर क्लिक कीजिए। जब ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए इन्फॉर्मेशन लेयर 2 की इन्फॉर्मेशन। मैं इसको स्नैपशॉट लेता हूँ क्योंकि मे बी शायद स्क्रीन विजिबल ना हो, तो लेट मी 1 मिनट, लेट मी पिक्चराइज इसको। मैं इन्फॉर्मेशन को लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ यही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। देखिए सोर्स आईपी 10.0.0.1 आ रहा है, डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.2 आ रहा है, यस और नो? और ये है सोर्स मैक एड्रेस 00E0, किसका है? 00E0। देखिए PC1 का है ना 00E0 सोर्स मैक एड्रेस। तो PC1 ने अपना मैक एड्रेस लगाया यहाँ पे, देखिए सोर्स मैक एड्रेस PC1 का लगा हुआ है। ये PC1 का मैक एड्रेस है ना 00E0, ये PC1 का मैक है। ये PC1 का आईपी है, ये PC2 का आईपी है, और ये जो एड्रेस है 12 टाइम F। अभी देखिए फॉर्मेट देख रहे हैं, 4 फॉर्मेट मारा है ना। तो ये क्या है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये PC2 का मैक एड्रेस नहीं, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ये मैसेज सबके लिए है। तो बिकॉज ऑफ दिस ब्रॉडकास्ट एड्रेस दिस द स्विच विल फॉरवर्ड द पैकेट टू ऑल ऑफ वन। तो अभी देखिए क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो ये ARP रिक्वेस्ट जनरेट हुआ, अब स्विच जो है इस पैकेट को रिसीव करेगा। 0 बाय कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है स्विच के?
ये सिस्टम स्विच के किस पोर्ट से कनेक्टेड है, 0/1 से कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अब देखो, अब स्विच का बिहेवियर, स्विच ने रिसीव किया ना पैकेट को, स्विच का बिहेवियर समझते हैं। अब स्विच क्या करेगा, स्विच ने एक फ्रेम रिसीव किया। अब जो ये आर्प है, आर्प जो रिक्वेस्ट पैकेट है, ये काइंड ऑफ अ मैसेज ही है, लेकिन स्विच इस मैसेज को फ्रेम बुलाता है। यानी स्विच जब कोई मैसेज रिसीव करता है या कोई पैकेट रिसीव करता है, उसको हम पैकेट नहीं बोलते, उसको हम मैसेज नहीं बोलते, उसको हम फ्रेम बोलते हैं। यानी डेटा को किस नाम से बुलाएंगे ये डिपेंड करता है डिवाइस टू डिवाइस, लेयर टू लेयर। तो यहां पे जो चीजें हो रही हैं वो लेयर 2 पे हो रही हैं, क्योंकि जो आपका स्विच है, जो आपका स्विच है वो OSI मॉडल के लेयर 2 पे काम करता है, यानी डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। क्योंकि स्विच जब भी कोई पैकेट रिसीव करता है तो उसके अंदर वो मैक एड्रेस को देखता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है। तो इसीलिए जो मैक एड्रेस है वो लेयर 2 पे काम करता है, इसीलिए हम स्विच को मैक लेयर 2 डिवाइस बोलते हैं। तो स्विच क्या है, एक लेयर 2 डिवाइस है। स्विच को हम क्या बोलते हैं, स्विच इज अ डिवाइस दैट वर्क्स ऑन लेयर 2 ऑफ OSI और TCP/IP। TCP/IP या OSI मॉडल के कौन से लेयर पे काम करता है, लेयर 2 पे काम करता है। इसीलिए स्विच को हम क्या बोलते हैं, लेयर 2 डिवाइस। क्यों बोलते हैं लेयर 2 डिवाइस, क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्विच जो है मैक एड्रेस के बेसिस पे डिसीजन लेता है। तो स्विच सिर्फ मैक एड्रेस चेक करता है, वो आईपी एड्रेस नहीं चेक करता, वो सिर्फ मैक एड्रेस चेक करता है। और कौन सा मैक एड्रेस, अब देखिए स्विच के पास दो तरह का मैक एड्रेस आता है, एक सोर्स मैक होगा और एक डेस्टिनेशन मैक होगा। सोर्स मैक के बेसिस पे स्विच क्या करता है, अपना मैक एड्रेस टेबल क्रिएट करता है। तो आपका स्विच के पास एक टेबल होती है, उस टेबल को बोलते हैं हम मैक एड्रेस टेबल। तो नाउ, तो यहां पे मेरे पास जब स्विच के पास पैकेट आएगा तो स्विच क्या करेगा, अब देखते हैं। तो स्विच ने फ्रेम को रिसीव किया 0/1 इंटरफेस पे। ऑब्वियसली स्विच कौन से इंटरफेस पे रिसीव करेगा इस पैकेट को, 0/1 पे ना दिखाया आपको। स्विच 1 क्या करेगा, PC1 का मैक एड्रेस को लर्न कर लेगा, और लर्न करने के बाद स्विच PC1 का मैक एड्रेस क्या है, क्या था, 00E0 था, हाँ 00E0। तो स्विच क्या करेगा, अपना एक मैक एड्रेस टेबल बनाएगा और उस मैक एड्रेस टेबल के अंदर PC1 का मैक एड्रेस किस पोर्ट से कनेक्टेड है नोट कर लेगा। लेट मी शो यू। अब मैं स्विच पे जा रहा हूँ, इस स्विच ने रिसीव किया था, जब स्विच ने रिसीव किया तो इसके पास एक मैक एड्रेस टेबल है। अभी कुछ खाली था, जब मैंने अभी दिखाया था कमांड, मैंने चेक किया था तो इस पर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी उस टाइम पे। लेकिन स्विच ने अभी एक पैकेट रिसीव किया, आर्प पैकेट रिसीव किया। तो स्विच ने जब इसको रिसीव किया 0/1 इंटरफेस पे, क्योंकि 0/1 पे ही रिसीव किया था उसने, तो शो मैक एड्रेस टेबल, ये कमांड होती है जिससे हम स्विच के मैक एड्रेस को देखते हैं। मैं आगे चल के सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो देखिए 00E0 उसने लर्न कर लिया मैक एड्रेस को, कौन से पोर्ट पे लर्न किया, 0/1 से। तो स्विच को मालूम है कि 0/1 पे एक मशीन कनेक्टेड है जिसका मैक एड्रेस 00E0 है। अब स्विच ने देखा कि जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो तो 12 टाइम F है, इसके अंदर 12 टाइम F है, देखा ना, F F F F F F। तो स्विच क्या करेगा, इस पैकेट को सभी पोर्ट से भेज देगा, जितने भी डिवाइस होंगे। अब मेरे पास तो एक ही है, तो PC2 के पास ये मैक एड्रेस आ जाएगा। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, अभी जैसे PC2 के पास ये ARP रिक्वेस्ट पहुंचेगा, इस ARP रिक्वेस्ट पैकेट के अंदर PC1 का IP और PC1 का मैक एड्रेस भी है। इस ARP रिक्वेस्ट पैकेट के अंदर PC1 का IP और PC1 का मैक एड्रेस है। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो यहां देखो, ये मेरा ARP रिक्वेस्ट पैकेट था, दिस इज द ARP रिक्वेस्ट पैकेट। इस पैकेट के अंदर PC1 का IP और PC1 का मैक एड्रेस लिखा आ रहा है।
तो आपका जो PC2 है जब इस ARP रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा तो उस पैकेट के अंदर जो PC1 का IP और MAC आ रहा है इसको अपने ARP टेबल में सेव कर लेगा। बट अभी इसके पास पैकेट पहुंचा नहीं है, स्विच के पास ही अभी, तो मैं इसका ARP टेबल दिखाऊं, अभी ARP टेबल में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट PC के पास ARP में कोई एंट्री नहीं होती है। ARP-A, मैं PC2 का दिखा रहा हूं ये आपको, कोई ARP एंट्री नहीं है। तो जैसे ही ये पैकेट PC के पास आया, PC2 इस ARP को रिप्लाई करेगा, बट रिप्लाई करने से पहले अभी तक इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट अभी पैकेट आ गया है जिसके अंदर PC1 का IP और MAC है। देखिए मैंने कमांड दिया तो PC1 का IP और MAC इसने ARP टेबल में सेव कर लिया, ताकि जब इसको रिप्लाई करे तो PC1 का IP और MAC उसको मिल जाए, क्योंकि PC1 का MAC एड्रेस चाहिए ना रिप्लाई करने के लिए। तो MAC एड्रेस कहां से ढूंढता है आपका सिस्टम? ARP टेबल में से। तो अब PC1 क्या करेगा, सॉरी PC2 क्या करेगा, इस ARP का रिप्लाई करेगा। अब ARP रिप्लाई जब करेगा तो सोर्स IP क्या होगा, 10.0.0.2। सोर्स MAC क्या होगा, 00D0। डेस्टिनेशन IP क्या होगा, 10.0.0.1। और डेस्टिनेशन MAC क्या होगा, अब ये MAC कहां से ऐड करेगा, ये अपना ARP टेबल देखेगा। ARP टेबल में मैंने MAC एड्रेस सेव कर लेता, तो 00E0 ये पैकेट बनाएगा ARP रिक्वेस्ट रिप्लाई के अंदर। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा तो आपको ये इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेट मी शो यू। ये ARP रिप्लाई ये वाला है, ये रिक्वेस्ट पैकेट था, ये जो उसने रिसीव किया था, ये वाला जो उसने रिसीव किया था सिस्टम ने, ये ARP रिक्वेस्ट था। और ये वाला क्या है, ARP रिप्लाई है। तो मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। लेट मी स्क्रीन टेक अ स्नैपशॉट, ताकि मैं दिखाऊं कि जो वाकई में हमने जो बात करी वही है कि नहीं है। ऊपर वाला ARP रिक्वेस्ट था और ये ARP रिप्लाई है। तो देखिए ARP, ये ARP का क्या है, रिप्लाई है। सोर्स IP PC2 का, सोर्स MAC PC2 का, डेस्टिनेशन IP PC1 का, और डेस्टिनेशन MAC एड्रेस PC1 का। कहां से मिला था ये MAC एड्रेस, ARP टेबल से। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। और अब पैकेट क्या हो जाएगा, स्विच के पास आएगा। अब स्विच के पास जब पैकेट आया तो ये ARP का क्या आया, रिप्लाई आया। इस ARP रिप्लाई के अंदर PC2 का IP है और PC2 का MAC एड्रेस भी है ना। तो मतलब इस ARP रिप्लाई पैकेट जो भेजा उसने, ये जो ARP रिप्लाई पैकेट PC2 ने भेजा, तो PC2 का इसके अंदर क्या है, MAC एड्रेस है। कौन से वाले पोर्ट पे रिसीव किया इसने इस पैकेट को, 0/2 वाले पे। तो स्विच ने PC2 का MAC एड्रेस लर्न कर लिया, कौन से वाले पोर्ट पे, 0/2 पे। तो जब पैकेट स्विच के पास आता है तो उसके अंदर सोर्स MAC एड्रेस होता है, उसके बेसिस पे MAC एड्रेस बनाता है, मतलब MAC एड्रेस टेबल में एंट्री बनाता है और डेस्टिनेशन MAC एड्रेस देख के पैकेट को भेजता है। तो अब यहाँ पे जब ये पैकेट आया, ये कौन सा पैकेट आया, ARP रिप्लाई पैकेट। तो ARP रिप्लाई पैकेट के अंदर PC2 का MAC है और PC1 का भी MAC है। तो जब उसने रिसीव किया 0/2 पे, 0/2 में PC2 का MAC था, तो उसने लर्न कर लिया। और जब उसने देखा कि मेरे पास एक और MAC एड्रेस, डेस्टिनेशन MAC एड्रेस भी है, जो कि 00E0 है, तो अब स्विच देखेगा कि भाई मेरे पास ये जो पैकेट आया है ARP रिप्लाई पैकेट, ARP रिप्लाई पैकेट, राइट। इस ARP रिप्लाई पैकेट के अंदर एक सोर्स IP है, सोर्स MAC एड्रेस है, और एक डेस्टिनेशन MAC एड्रेस है। सोर्स MAC में PC2 का MAC है और डेस्टिनेशन में PC1 का MAC है। PC2 का MAC एड्रेस क्या है, 00D0, और PC1 का MAC एड्रेस क्या है, 00E0। तो सोर्स MAC के बेसिस पे ये स्विच क्या करेगा, अपना MAC एड्रेस टेबल
अपडेट कर लेगा कि भाई 0/2 पे ये वाला मैक एड्रेस कनेक्टेड है। उसके बाद स्विच क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा, क्या है 00E0। अब 00E0 पे मुझे पैकेट को फॉरवर्ड करना है। पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए मैं ये क्या करेगा, अपना मैक एड्रेस टेबल देखेगा कि 00E0 जो है, 00 जो E0 है वो कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, 0/1 से। तो स्विच क्या करेगा, इस पैकेट को 0/1 से बाहर निकाल देगा और इस तरीके से इसका आर्प टेबल, जो आर्प था वो रिजॉल्व हो गया। तो आर्प गया, रिक्वेस्ट गया, आर्प का रिप्लाई आया और रिप्लाई आने के बाद जो जो आईसीएमपी पैकेट होल्ड था वो आगे आ गया है। क्यों, क्योंकि अब जो मैक एड्रेस है वो PC1 को मिल गया है। आप रिक्वेस्ट गया, रिप्लाई आया, रिप्लाई में PC2 का मैक एड्रेस है, मिल गया। तो जब इसने पैकेट बनाया था स्टार्टिंग में आईसीएमपी का, सोर्स IP 10.0.0.1 सोर्स मैक 00E0 डेस्टिनेशन IP 10.0.0.2 डेस्टिनेशन मैक कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था, पता नहीं था। तो क्योंकि अब इसको आर्प मिल गया है तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 00D0 था ना, कर लेगा। ये पैकेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आईसीएमपी कंप्लीट हो गया। अभी आईसीएमपी का पैकेट आ गया, तो अब आईसीएमपी का पैकेट आ गया, ये आईसीएमपी का इको रिक्वेस्ट पैकेट रिसीव हुआ, गया, ये रिप्लाई भेजा और ये रिप्लाई आया। तो इस तरीके से पिंग का पैकेट का एक रिप्लाई आ गया। देखो, तो आईसीएमपी पैकेट, देखो मैं दोबारा यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो फ्रेम, ये चीज सबको समझ में आ गया कि स्विच क्या करेगा, फ्रेम को रिसीव किया 0/1 पे, PC1 के मैक एड्रेस को लर्न कर लिया और स्विच ने क्या किया, पैकेट को फॉरवर्ड आउट कर दिया 0/2 से, निकाल दिया, PC2 के पास चला गया। PC2 ने क्या किया, आर्प रिप्लाई दिया। तो PC2 रिसीव द आर्प रिक्वेस्ट पैकेट एंड रिकॉग्नाइज द IP एड्रेस एंड मैच इट्स ऑन, मैच कर गया। तो PC2 क्या करेगा, आर्प का रिप्लाई करेगा। रिप्लाई करने के टाइम पे मैंने आपको बता दिया था कि ये चीज़ ऐड करेगा। PC2 सोर्स में IP में अपना IP यूज़ करेगा, डेस्टिनेशन IP में PC1 का IP, सोर्स मैक में अपना, और डेस्टिनेशन में PC1 का मैक एड्रेस ऐड कर देगा। और उसके बाद PC1 को रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद PC1 क्या करेगा, कौन सा पैकेट जनरेट कर देगा, इको रिक्वेस्ट पैकेट। अभी आफ्टर रिजॉल्विंग द मैक एड्रेस PC1 सेंड द एक्चुअल पिंग पैकेट। कौन से प्रोटोकॉल को यूज करता है, आईसीएमपी। इसमें सोर्स IP क्या होगा 10.0.0.1, डेस्टिनेशन IP क्या होगा 10.0.0.2 और डेस्टिनेशन मैक, सॉरी प्रोटोकॉल आईसीएमपी। एंड द स्विच विल यूज द मैक एड्रेस टेबल टू फॉरवर्ड द फ्रेम। तो जैसे जब आईसीएमपी का पैकेट आया, ये जो आईसीएमपी का पैकेट स्टार्टिंग में गया था, लेट मी शो यू, मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये आईसीएमपी का पैकेट है, अब आप दोबारा जनरेट नहीं होगा, 1 मिनट, ठीक है। आईसीएमपी का पैकेट है, तो इस आईसीएमपी पैकेट के अंदर 4 इंफॉर्मेशन मेन होती है। सोर्स IP, सोर्स IP, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन IP, डेस्टिनेशन मैक। सोर्स IP क्या होगा 10.0.0.1, ये आईसीएमपी का पैकेट है, ध्यान रखना, दिस इज आईसीएमपी पैकेट। अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आईसीएमपी पैकेट के अंदर, ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। सोर्स IP 10.0.0.1, डेस्टिनेशन सोर्स मैक 00E0, डेस्टिनेशन IP 10.0.0.2 और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 00D0, क्योंकि इसका आर्प टेबल में एंट्री मिल गई है। अब ये पैकेट यहाँ गया, स्विच 1 ने 0/1 पे पैकेट को रिसीव किया। तो 0/1 पे स्विच के ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, स्टोर करके रखा हुआ है उसने। स्विच क्या करता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करता है 00D0। तो स्विच ने देखा 00D0 के लिए मेरे पास पैकेट आया है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये है। तो स्विच 2 अपना, जो स्विच है वो अपना क्या देखेगा, मैक एड्रेस टेबल देखेगा। 00D0 कहाँ पे कनेक्टेड है, 0/2 से कनेक्टेड है, तो पैकेट को 0/2 से निकाल देगा, निकाल दिया। अब PC2 के पास आईसीएमपी का पैकेट आ गया, तो अब PC2 क्या करेगा, ये PC1 का पैकेट था पहले, अब PC2 रिप्लाई करेगा। इस आईसीएमपी का PC2 क्या कर रहा है, लेट्स से ये PC2 का रिप्लाई कर रहा है, PC2 क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है। तो रिप्लाई करेगा तो सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और सोर्स मैक डेस्टिनेशन चेंज हो, रिवर्स हो जाएगा। तो सोर्स IP अब क्या होगा 10.0.0.2, सोर्स मैक 00D0, डेस्टिनेशन IP
सॉरी 10.0.0.1 और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 00E0। ये इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर, ओपन करके देखना यही होगी। ये देखिए सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। उसके बाद पैकेट चला गया इसके पास। जब ये पैकेट इसके पास आएगा तो स्विच देखेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, हमेशा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करता है 00E0। तो 00E0 कहाँ पे कनेक्टेड है, 0/1 पे कनेक्टेड है, तो पैकेट को 0/1 से उसके बाद भेज देगा। लेट मी शो यू। पैकेट आया 0/2 पे रिसीव किया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक किया 00E0, 00E0 0/1 से कनेक्टेड है, पैकेट स्विच ने इसको भेज दिया और इसके पास दूसरा पैकेट का भी रिप्लाई आ गया। क्लियर है एवरीवन? दिस इज हाउ द पैकेट फ्लो वर्क्स। बिल्कुल। अब यहाँ पे समरी देख लो, जैसे जब हम पिंग करते हो तो क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखा रखा है फिर से। PC1 चेक द आर्प टेबल, PC1 आर्प टेबल चेक करेगा। PC1 सेंड द आर्प रिक्वेस्ट, ब्रॉडकास्ट कर देता है, क्योंकि अगर उसको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तब। स्विच क्या करेगा, उस बैट को, उस आर्प रिक्वेस्ट को फ्लड कर देगा। फ्लड का मतलब सबको भेज देगा। PC2 क्या करेगा, आर्प का रिप्लाई सेंड करेगा जो कि यूनिकास्ट होगा। बाद में बात करेंगे यूनिकास्ट क्या होता है। PC1 क्या करेगा, PC2 का मैक एड्रेस को लर्न कर लेगा, फिर PC1 क्या करेगा, ICMP का इको रिक्वेस्ट भेजेगा और PC2 का रिप्लाई भेज देगा। दिस इज हाउ योर पैकेट फ्लो वर्क्स। आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट टू यू। एक बार इसको पढ़ो, देखो और वीडियो को कंपैरिजन करो, आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज द पैकेट फ्लो। अब ये जो पैकेट फ्लो है सेम नेटवर्क में मैंने किया है। थोड़ा वेट करो, मैं आपको डिफरेंट नेटवर्क में भी पैकेट फ्लो समझाऊंगा, बट अभी के लिए सेम पैकेट फ्लो जो हमने देखा सेम नेटवर्क के अंदर, क्योंकि PC1 एंड PC2 है सेम नेटवर्क। ठीक है, दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्क्स। क्लियर है? चलो इस वीडियो को मैं अभी तुरंत अपलोड कर देता हूं।